हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हमने क्लास 10 में मैथ में जो है पढ़ाया था कि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों के विषय में बताया गया था, जिसमें कुछ मुख्य विधियां आपको बताई गई थी। पहली प्रतिस्थापन विधि थी, दूसरी विलोपन विधि थी और तीसरी बचगुणन खंड विधि थी। ठीक, और एक चौथी विधि थी जिसको हम आलेखीय विधि कहते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 10th मैथ में वो रहेगा द्विघात समीकरण। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक, तो हम इसके लिए जानते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की उच्चतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2x² + 4x + 3 = 0। ये अब बात यहाँ पे आती है कि समीकरण क्या है। ठीक, तो समीकरण की डिफिनीशन जो है लोअर क्लासेस में बताई गई थी कक्षा 6, 7, 8 में कि ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जिसमें उपस्थित चर के किसी एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष आपस में बराबर हो, उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक, तो पहले अगर हम समीकरण को जानना चाहें तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, तो हम देखें दो बीजीय कथन हमने लिए हैं। एक बाएं पक्ष में x + 3 है और एक दाएं पक्ष में हमारा क्या है, 4 है। तो अब क्योंकि समानता का मतलब है समानता की जा रही है तो निश्चित ही दोनों को आपस में बराबर दिखाया जाएगा। तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जिसमें उपस्थित चर हमारा क्या है, x है। x के किसी एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। अब यहाँ पे x का मान यदि हम 1 रख दें, x बराबर क्या रख दें, 1, तो हम देख रहे हैं कि 1 × 3 = 4, इसका मतलब 4 = 4। तो हमने देखा कि दोनों पक्ष आपस में हमारे क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि समीकरण से द्विघात समीकरण कब होता है। तो रैखिक समीकरण पहले आता है। तो रैखिक समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो रैखिक समीकरण कहा जाएगा। ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल जो है दिखाया गया है कि 2x² + 4x + 3 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर x की जो उच्चतम घात है हमारी कितनी है, 2 है। ठीक, अगर चर की उच्चतम घात 3 होगी तो उसको त्रिघात समीकरण कहा जाएगा और अगर 4 होगी तो उसे चतुर्घात समीकरण कहा जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 और a ≠ 0। ये अगर ये दो कंडीशन दी जाए तो इसे हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं कि ax² + bx + c ≠ 0 हो तथा a ≠ 0 हो। ऐसा यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रतिबंध हमेशा लगाया जाता है। और किस पे लगाया जाता है, x² का जो गुणांक होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि x² की गुणांक का मान यदि 0 हो जाता है तो 0 × x² अगर हम करेंगे तो इसका जो पद होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण यह द्विघात समीकरण ना होके बन जाएगा रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो इसलिए जब भी हम किसी द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को लिखते हैं तो उसमें हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि जो x² का गुणांक होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम सीधे कहेंगे ऐसा समीकरण जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, लेकिन x² के गुणांक का मान जो है वो 0 ना हो। ठीक, अब उसके बाद बात आती है द्विघात समीकरण यदि हमको दिया जाए तो हम कैसे उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो गुणनखंड की दो विधियां होती हैं। एक तो होता है सीधे गुणनखंड आप कर सकते हैं, दूसरा होता है पूर्णवर्ग बना के गुणनखंड कर सकते हैं या सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए अभी दिया जाए इसमें हमको x² दे दिया जाए + 3x दे दिया जाए और +2 = क्या दे दिया जाए, 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक, तो इसके गुणनखंड करने का जो तरीका होता है वो होता है कि x² का जो गुणांक होगा इसका हम ले जाके अचर पद में सीधे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे x² का गुणांक अगर कुछ भी नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं। तो 1 का गुणा जब हम अचर पद में ले जाके करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2। ठीक, ये हमारा गुणनफल कितना आ गया, 2 आ गया। इसके जितने भी गुणनखंड होते हैं उस सभी को हम ले देंगे। तो इसका जो पहला गुणनखंड होता है 1 × 2 ही होता है,
दूसरा इसका गुणनखंड होता ही नहीं है। अब जो भी गुणनखंड आएगा उसको जोड़ने या घटाने पे हमारा मध्य पद आना चाहिए, और मध्य पद हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक, तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, x स्क्वायर धन, अब 3 को लिखेंगे हम 2 धन 1, x धन 2 बराबर 0। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो x का जो है अंदर दोनों पदों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 2x धन x धन 2 इक्वल टू 0। हमने देखा हमको 4 पद मिले, 2 पद का हमारा जोड़ा बन जाएगा। अब इसमें से जो उभयनिष्ठ है उसको उभयनिष्ठ करेंगे। हम करेंगे कैसे, सबसे पहले हम अचर देखेंगे। तो अचर यहाँ पे 2 है, अचर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अचर इसमें से उभयनिष्ठ नहीं है। अब चर हम देखते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। तो जो छोटी घात वाला चर होता है उसी को हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो छोटी घात कितनी है, 1 है। तो x को यदि हम बाहर करें तो यहाँ पे हो जाएगा x धन 2 धन, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, और जहां कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो वहां पे हम 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x धन 2 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन हमारा, x धन 2, तो बचेगा क्या, x धन 1 बराबर 0। ठीक, अब जब इसको हम हल करेंगे तो कंडीशन लगाएंगे कि यदि x धन 2 बराबर 0 दैट इंप्लाइज x इक्वल टू -2। ये हमारा पहला मान आ गया है इसका। और दूसरी कंडीशन यदि हम लगा दें, यदि x + 1 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज x इक्वल टू -1। ये हमारा दूसरी कंडीशन हमारे जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण हमको दिया गया था, हमने गुणनखंड की सहायता से इसको क्या किया, सरल किया, और इसके हमने 2 मान निकाले। और द्विघात समीकरण के यही मान जो होते हैं उसके हल कहे जाते हैं या उसके मूल कहे जाते हैं। ठीक, अब बात होती है द्विघात समीकरण के मूल किसे कहे जाते हैं, तो हम सीधे कहेंगे किसी भी द्विघात समीकरण में जो चर हमें दिया गया है उस चर का वह मान जो उस द्विघात समीकरण के दोनों पक्षों को आपस में बराबर कर दे, ठीक, या 0 कर दे, उसी को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं या हल कहते हैं। ठीक, ये तो हो गई गुणनखंड की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना, उसका मान ज्ञात करना। अब हम आगे देखते हैं कि द्विघाती सूत्र की सहायता से कैसे हम उसको हल करेंगे। हाँ, तो हम आगे देखते हैं जिसको हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र द्वारा भी हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं। और द्विघाती सूत्र होता क्या है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है। ये प्राप्त कैसे होता है, इसका निगमन हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लेते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता क्या है हमारा, ये होता है ax² + bx + c = 0। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ax² + bx और इक्वल टू -c। -c को क्या करेंगे हम, जब c + c को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -c। अब अगर हम इसको पूर्णवर्ग बनाएं या पूर्णवर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में पहले a से भाग कर देंगे, या करके अगर लिखना चाहे इसको तो x² + b/ax इक्वल टू -c/a कर देंगे इसको। ठीक, अब जब इसको पूर्णवर्ग बनाएंगे हम तो यहाँ पे देखना है कि ऐसे पदों का पूर्णवर्ग बनाना हमको है जिसमें एक पूर्णवर्ग पद है दूसरा पूर्णवर्ग नहीं है। तो पहले जो है कक्षा 9 में एक नियम बताया गया था पूर्णवर्ग बनाने का, तो उसमें 3 नियम बताए गए थे। तो उसमें से एक नियम होता है कि यदि एक पद पूर्णवर्ग हो और दूसरा पद पूर्णवर्ग ना हो तो उसको पूर्णवर्ग बनाने का नियम क्या होता है कि जो पूर्णवर्ग है इसका वर्गमूल निकालते हैं। a² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, a। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका दुगना करते हैं। दुगना करने का मतलब हो जाएगा 2a, और 2a से जो आएगा गुणनफल इससे हम दूसरे पद में भाग कर देते हैं। तो 2ab में अगर हम 2a से भाग करेंगे, 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल, भागफल कितना आया b, फिर इसका हम वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा b², और इसी b² को ले जाकर इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा पूर्णवर्ग बना देता है a + b का होल स्क्वायर। यही होता है पूर्णवर्ग बनाने का नियम। तो सेम वही प्रोसेस अगर हम इसमें करेंगे तो x² का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये हो जाएगा x, दुगना करेंगे 2x
इसमें अगर हम 2x से भाग करेंगे जब, तो b अपॉन ए एक्स अपॉन 2x, तो x x का हो जाएगा कैंसिल, आएगा कितना b अपॉन 2a, और जब इसका हम वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पूर्णवर्ग बनाने के लिए b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं या करके x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। तो दोनों पक्षों में हमने क्या किया, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को जोड़ दिया। ठीक, क्यों? क्योंकि गणित का नियम होता है कि आप गणित के सवालों को हल करते समय किसी भी पद का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वह पद जो है उस गणित के सवाल में कोई परिवर्तन ना करे। तो इसीलिए हम b स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। अगर दोनों को कैंसिल कर दिया जाए तो उपरोक्त पदों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा सूत्र बन गया, बना किसका, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इसमें अगर हम एलसीएम ले लें अगर, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस, अब 2 से अगर इसमें भाग करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा 2a स्क्वायर आएगा। 2a स्क्वायर का हम क्या करें, इसमें गुणा कर सकते हैं। तो इसमें आगे हम देखते हैं इसको हल करने के लिए कि b स्क्वायर माइनस, आप इसमें देखते हैं कि ये माइनस जो c अपॉन हमारा 2 है, इसमें 2 नहीं, यहाँ पे a है, इसको हम a कर लेंगे, ये c अपॉन a हमारा होगा। अब b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a हमारा है, इसमें 4a स्क्वायर और a का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले भिन्न के हर से इसमें जब भाग करेंगे तो 1 आएगा, ले जाके अंश में गुणा करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a से जब हम इसमें भाग करेंगे तो एक घात कैंसिल हो जाएगी, 4a आएगा, 4a का जब c में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4ac। अब जब यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग पक्षांतर करेंगे इधर, तो हमारा वर्गमूल हो जाएगा, तो x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इतना हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं, तो आगे अगर हम देखें इसको हो जाएगा x इक्वल टू, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस b अपॉन 2a है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। पहले इसको हम हल कर लेंगे, तो x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू, और जब भी किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है तो प्लस माइनस दो चिन्हों में लिया जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब अंश का हमने वर्गमूल अलग कर लिया, हर का वर्गमूल हम अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब प्लस b अपॉन 2a को हम पक्षांतर करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम देख रहे हैं दोनों के एलसीएम क्या है आपस में, दोनों के हर आपस में बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, पहले हम लिख देंगे दोनों का 2a, अब अंशों को जब सरल करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा आता है द्विघाती सूत्र, जो कि ऊपर लिखा गया था x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, और इसी का निगमन करके हमने निकाला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ऐसे द्विघात समीकरण जिनको हम गुणनखंड विधि द्वारा नहीं हल कर सकते हैं, उनकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे, abc का मान ज्ञात करेंगे, और abc का मान सीधे ले जाके हम इसमें द्विघाती सूत्र में रख देंगे और उसको हल करके हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, अब द्विघाती सूत्र पे हम एक प्रश्न देखते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। अब देखते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या द्विघात समीकरण हमको दिया गया है, इसका
हल हम किससे क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र से। लेकिन एक चीज और हम ध्यान देंगे, जब भी द्विघात समीकरण को हमको हल करना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ जांच कर लेंगे कि द्विघात समीकरण के हल का अस्तित्व है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे जो 2x² - 2√x + 1 = 0 की तुलना कर देंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक a है और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 2 है। a का मान हो गया 2। अब b = हमारा हो जाएगा -2√2, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे b है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, ये है -2√2। उसके बाद c = हो जाएगा हमारा 1, अचर पद यहाँ पे c है और यहाँ पे अचर पद क्या हमारा a है। ठीक, तो हम सबसे पहले विविधता निकाल लेंगे कि b² - 4ac = अब यहाँ पे जब मान रखेंगे तो -2√2 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 1। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 का 8, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि विविधतर का मान यदि 0 आए या धनात्मक आए तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक होता है। ठीक, अगर 0 आएगा तो बराबर होता है, 0 ना आके धनात्मक आएगा तो असमान होता है। ठीक, तो जब भी द्विघात समीकरण को हल करना होगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम जांच कर लेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। और अस्तित्व जांच करने का तरीका क्या है, तो b² - 4ac जिसको हम विविधतर कहते हैं, हम इसको पहले ज्ञात करेंगे और यदि इसका मान 0 आता है तो इसके मूल वास्तविक होंगे। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है b² - 4ac > 0, दूसरी होती है b² - 4ac = 0, तीसरी होती है b² - 4ac < 0। तो अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो इन दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, मूल वास्तविक। मूल क्या होते हैं, वास्तविक। और अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें लिखते हैं मूल वास्तविक नहीं है। यही इतनी कंडीशन हमारी बनती है। तो जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो b² - 4ac की पहले जांच करेंगे। अगर 0 से बड़ा आता है इसका मान धनात्मक तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे। और अगर b² - 4ac का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और यदि b² - 4ac का मान 0 से कम आता है, इसको तो माइनस में आता है या ऋणात्मक आता है, तो हम इसका मूल ज्ञात नहीं कर सकते, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, इसलिए इसके मूल वास्तविक होंगे। अब कैसे निकालेंगे, तो द्विघाती सूत्र से। इसलिए द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x = -b + -b² - 4ac/2a। अब इसमें जब मान को रखा जाएगा तो माइनस b का मान हमारा कितना है, तो b का मान -2√2 है, तो -2√2, फिर प्लस माइनस √b² - 4ac का मान 0 है अपॉन 2, a का मान कितना हमारा 2 है, a का मान कितना हो जाएगा 2। अब x = जब इसको हल करेंगे हम तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 2 दूनी 4। जब इसको हल करेंगे 2√2 बटे 4 और 2 × 2 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया, √2 बटे 2। ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि विविधतर का मान 0 आता है तो इसके वास्तविक मूल होंगे और आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला मूल भी √2 बटे 2 होगा और दूसरा मूल भी क्या होगा, √2 बटे 2। आगे देखते हैं इसमें, तो x का मान आया कितना हमारा, √2/2। यही हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। ठीक, तो द्विघाती सूत्र की सहायता से हम कैसे वास्तविक मूलों को निकालते हैं, हम इस विधि से उसको निकाल सकते हैं। तो आप इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको घर पे लगाइएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट की सहायता से पूछिएगा, जिसका निस्तारण अगले वीडियो में किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।